आज हम संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के कुछ ऐसे ही बड़े और चौंकाने वाले बदलावों की गहराई में उतरने वाले हैं जो खास तौर पर सिविल सेवा परीक्षा 2026 से लागू हो रहे हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा हथौड़ा उन लोगों पर चला है जो अपनी मंजिल यानी आईएएस या आईएफएस पा चुके हैं। बिल्कुल, नियम अब बिल्कुल साफ और सख्त है। जो उम्मीदवार पहले से भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस या भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में हैं, वे 2026 से सिविल सेवा परीक्षा दोबारा नहीं दे सकते। मतलब पूरी तरह से रोक? जी, पूरी तरह से, मतलब साफ है। अगर आप पहले से आईएएस या आईएफएस हैं तो बात खत्म। आपके लिए ये रास्ता बंद हो गया है। ये एक पूर्ण विराम है, कोई अल्प विराम नहीं। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अब कोई रैंक इंप्रूवमेंट या होम कैडर का चक्कर नहीं चलेगा अगर आप इन दो सेवाओं में हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत दिलचस्प स्थिति आ रही है। मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली और मेंस परीक्षा से ठीक एक हफ्ते पहले पिछली परीक्षा के आधार पर उसका आईएएस में अपॉइंटमेंट हो जाता है। तब क्या होगा? क्या उसका उस साल का पूरा प्रयास बेकार हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और नियम इस बारे में भी एकदम स्पष्ट है। अच्छा। ऐसी स्थिति में उस उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा यानी मेंस में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। ओह। और अगर मान लीजिए उसकी नियुक्ति मेंस के बाद लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले होती है तो भी उसे 2026 की परीक्षा के आधार पर कोई नई सेवा नहीं दी जाएगी। इसके पीछे का मकसद प्रक्रिया में एक तरह की निश्चितता और निर्णायकता लाना है। यूपीएससी ये संदेश दे रहा है कि एक बार जब आपको देश की शीर्ष सेवा मिल गई तो आपका काम उस पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि वापस परीक्षा के चक्र में फंसना। समझ गया। तो ये नियम टॉप सेवाओं आईएएस और आईएफएस पर लागू होता है, लेकिन क्या बाकी सेवाओं के लिए भी कुछ ऐसा ही है? जैसे कि भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, जो खुद एक बहुत प्रतिष्ठित और ताकतवर सेवा है। हाँ, आईपीएस के लिए भी एक बहुत ही खास और लक्षित नियम बनाया गया है। ये आईएएस वाले नियम जितना सख्त तो नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। क्या है वो नियम? नए नियम के मुताबिक जो उम्मीदवार पहले से ही आईपीएस में हैं, उन्हें सीएससी 2026 के नतीजों के आधार पर दोबारा आईपीएस आवंटित नहीं किया जाएगा। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति पहले से आईपीएस है तो वो दोबारा परीक्षा देकर आईएएस या आईएफएस बन सकता है। हाँ, वो बन सकता है, लेकिन दोबारा आईपीएस नहीं बन सकता। बिल्कुल। मुझे लगता है इसका मकसद शायद ये है कि लोग एक बार आईपीएस बनकर सिर्फ बेहतर होम कैडर पाने के लिए एक और सीट खराब ना करें। क्या मैं सही सोच रहा हूँ या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। देखिए, ये होम कैडर की बात बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर अधिकारी चाहते हैं कि उन्हें अपने ही राज्य में पोस्टिंग मिले। जाहिर है, भाषा, संस्कृति और परिवार के करीब रहने का एक बड़ा फायदा होता है। और इसी होम कैडर को पाने के लिए कई टॉप रैंकर्स भी जो पहले से आईपीएस में होते थे दोबारा परीक्षा देते थे। हाँ, ये तो सुना है मैंने। इससे होता ये था कि एक कीमती पद एक ऐसे उम्मीदवार को मिल जाता था जो पहले से उसी पद पर था, जबकि कोई नया उम्मीदवार उस पद से वंचित रह जाता था। और प्रशासनिक तौर पर भी तो इसके नुकसान होंगे। मतलब एक अधिकारी एक राज्य में ट्रेनिंग लेता है, काम शुरू करता है और फिर अगले साल परीक्षा पास करके दूसरे राज्य में चला जाता है। इससे तो काम पर भी असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से इससे सेवाओं में एक तरह की अस्थिरता आती है। सरकार एक अधिकारी के प्रशिक्षण पर काफी पैसा और समय खर्च करती है। जब वो अधिकारी कैडर बदल लेता है तो वो सारा निवेश एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। सही बात है। यह नया नियम उस प्रवृत्ति पर रोक लगाएगा जिससे कैडर आवंटन में स्थिरता आएगी और जो नए उम्मीदवार हैं उन्हें आईपीएस बनने का बेहतर मौका मिलेगा। ये एक बहुत सोचा समझा कदम लगता है। यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमने आईएएस, आईएफएस और आईपीएस की बात कर ली, लेकिन उन हजारों उम्मीदवारों का क्या जो 2026 में किसी दूसरी ग्रुप ए सेवा जैसे कि भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस या भारतीय ऑडिट और अकाउंट सेवा आईए&एस में चुने जाते हैं और उनका सपना अभी भी आईएएस ही है? उनके लिए आगे का रास्ता कैसा है? उनके लिए रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल और शर्तों से भरा है। अच्छा। अगर कोई उम्मीदवार 2026 में किसी ग्रुप ए सेवा में चुना जाता है और 2027 में दोबारा परीक्षा देना चाहता है तो उसे एक मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसे अपने संबंधित विभाग से प्रशिक्षण में शामिल न होने की एक मुश्त छूट लेनी होगी। ये एक मुश्त छूट
सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन क्या ये हासिल करना इतना आसान होता होगा? मतलब क्या एक विभाग आसानी से अपने एक चयनित अधिकारी को, जो शायद उनकी मेरिट लिस्ट में ऊपर हो, ये कहने की इजाज़त दे देगा कि मैं आपका प्रशिक्षण छोड़कर अगले साल फिर से परीक्षा दूंगा? इसमें तो बहुत नौकरशाही और मुश्किलें होंगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला होगा। उम्मीदवार को अपने विभाग को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो अगले प्रयास में निश्चित रूप से सफल होगा। अगर उसे ये छूट मिल जाती है तो वो फाउंडेशन कोर्स छोड़ सकता है, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, अगर उसने बिना अनुमति के प्रशिक्षण छोड़ा तो 2026 में मिली सेवा ही रद्द कर दी जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप एक झटके में अपनी नौकरी खो सकते हैं? जी हाँ। यानी आप एक तरह से अपने मौजूदा नौकरी को दांव पे लगा रहे हैं। जी। और अगर वो 2027 में फिर से सफल हो भी गया, तब क्या होगा? तब उसे 2026 में मिली सेवा और 2027 में मिली नई सेवा में से किसी एक को चुनना होगा। सिर्फ एक? हाँ, जैसे ही वो एक को चुनेगा, दूसरी अपने आप रद्द मान ली जाएगी। यूपीएससी यहाँ पर भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी उम्मीदवार 2 सेवाओं को ब्लॉक करके ना रखे। हर कदम पर विकल्पों को सीमित किया जा रहा है और उम्मीदवारों को निर्णायक फैसले लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब आते हैं उस नियम पर जो मेरे हिसाब से भविष्य के प्रयासों पर पूरी तरह से लगाम लगा देगा। ये एक बार का अवसर और फिर इस्तीफा दो फिर परीक्षा दो के नियम से जुड़ा है। यह सुनने में बहुत कठोर लगता है। हाँ, और यही शायद इन सभी बदलावों में सबसे दूरगामी असर डालने वाला नियम है। पहले एक रियायत की बात करते हैं। ठीक है। आयोग ने उन उम्मीदवारों को एक खास मौका दिया है जो CSE 2025 या उससे पहले की परीक्षाओं में चुने गए हैं। ऐसे अधिकारी इस्तीफा दिए बिना CSE 2026 या 2027 इन दोनों में से कोई एक परीक्षा दे सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की ट्रांजिशन विंडो है। बिल्कुल, ये एक तरह की सीमित समय की खिड़की है जो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जाने में मदद करेगी। और इस खिड़की के बंद होने के बाद 2028 से क्या होगा? यही सबसे बड़ा भूचाल है। 2028 या उसके बाद की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी ग्रुप ए या ग्रुप बी सेवा में पहले से काम कर रहे अधिकारी को अपनी वर्तमान सेवा से अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होगा। एक मिनट, इस्तीफा देना होगा? मतलब 2028 से अगर आप IRS में हैं और IAS बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी सुरक्षित पक्की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना होगा और फिर आप परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यही। ये तो एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है। अगर अगली बार सफल नहीं हुए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये तो उम्मीदवारों के मन में एक डर पैदा कर देगा। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, जुआ। ये एक ऑल और नथिंग वाली स्थिति है। यूपीएससी साफ कह रहा है कि आप 2 नावों पर पैर नहीं रख सकते। अगर आपको बेहतर कुछ चाहिए तो पहले वो छोड़ो जो आपके पास है। 1 मिनट के लिए सोचते हैं। मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, नाम रख लेते हैं आकांक्षा। आकांक्षा को IRS मिला है, लेकिन उसका सपना IAS बनना है। अब 2028 में उसे अपनी IRS की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उसके परिवार पर क्या दबाव होगा, उसकी अपनी मानसिक स्थिति क्या होगी? ये नियम सिर्फ एक नियम नहीं, ये हजारों लोगों की जिंदगी और उनके करियर के फैसलों पर सीधा असर डालेगा। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यह है कि 2027 के बाद सेवा में रहते हुए रैंक सुधार के लिए बार-बार परीक्षा देने की जो एक प्रथा बन गई थी, वो लगभग समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। ये सिविल सेवा परीक्षा के पूरे इकोसिस्टम को बदल कर रख देगा। तो अगर हम इन सभी नियमों को एक साथ रखकर देखें, IAS IFS पर पूरी रोक, IPS के लिए दोबारा IPS नहीं, और फिर 2028 से इस्तीफे की शर्त, तो एक तस्वीर उभरती है, एक पैटर्न दिखता है। यूपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है? इन सब का आखिरी मकसद क्या है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ें तो यूपीएससी का फोकस एक नए पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य नजर आते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, सेवाओं में स्थिरता लाना। बार बार अधिकारियों की सेवा या कैडर बदलने से जो प्रशासनिक उथल-पुथल होती है, उसे रोकना। ठीक है। दूसरा, नए उम्मीदवारों के लिए अवसर पैदा करना। हर साल कई टॉप रैंक उन उम्मीदवारों द्वारा ले ली जाती थी जो पहले से ही सेवा में थे। इससे नए और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को टॉप सेवाओं में आने का मौका नहीं मिलता था। यह नियम उनके लिए दरवाजे खोलेगा। और तीसरा उद्देश्य? तीसरा उद्देश्य है आवंटन प्रक्रिया को ज्यादा निर्णायक और अंतिम बनाना। आयोग चाहता है कि उम्मीदवार अपनी प्राप्त सेवा को गंभीरता से लें और उसमें अपना करियर बनाएं,
ना कि उसे सिर्फ एक वेटिंग रूम की तरह इस्तेमाल करें जब तक कि उन्हें उनकी मनचाही सेवा ना मिल जाए। ये पूरी प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित और सख्त बनाने की एक कोशिश है, जहां हर उम्मीदवार को अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये सब जानकारी हमें CSE 2026 की अधिसूचना से मिली है, जिसमें इस साल कुल 933 पदों पर भर्ती होगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। तो जो भी उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने UPSC के नए और क्रांतिकारी नियमों को समझा, IAS और IFS में कार्यरत अधिकारियों के दोबारा परीक्षा देने पर पूरी तरह से रोक, जी, IPS में रहते हुए दोबारा IPS ना चुन पाने का नियम, और 2028 से किसी भी सेवा में रहते हुए दोबारा परीक्षा देने के लिए इस्तीफे की कठोर अनिवार्यता। ये बदलाव छोटे नहीं हैं, ये इस परीक्षा की आत्मा को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये नियम निश्चित रूप से सेवाओं में स्थिरता लाएंगे और नए उम्मीदवारों को टॉप रैंक तक पहुंचने का एक साफ रास्ता दे सकते हैं।